जैसे एजुकेशन सिस्टम है भारत का, तो कितने परसेंट लोगों को नौकरी देता है? 2% को देता है। 2% को भी लगभग लगभग नहीं देता। कैसे? कि पूरे इंडिया के अंदर करीब 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। कितनी है? 145 करोड़। उसमें से सरकारी कर्मचारी जो है ना 145 करोड़ में, वो कितने हैं? 33 लाख कर्मचारी तो केंद्र सरकार के हैं, केवल और केवल, यानी 0.3 करोड़, पॉइंटों में 3 करोड़ है ना, जिसमें से 12,80,000 के आसपास तो आर्मी के लोग हैं और 20 लाख के आसपास दूसरे कर्मचारी। तो ऐसे कुल 33 लाख सर केंद्रीय कर्मचारी हो गए, और राज्यों के कर्मचारी जोड़ते हैं तो कितने निकलते हैं टोटल? 1.7 करोड़। अब इसमें कोई लाख 2 लाख ऊपर नीचे होते रहते हैं डाटा, है ना, कोई रिटायर हो गया, कोई और हो गया, इस तरीके, कोई नई जुड़ गई, वैकेंसी आ गई कहीं नहीं, इस तरीके से। तो ये चीज होती रहती है। बाकी 1.7 करोड़ तो कितना परसेंट हो गया? 2%, 1.5 से 2%, है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, ये फेल सिस्टम है पूरी तरह से एजुकेशन का। तो एजुकेशन का एक दूसरा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 50% लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, कम से कम सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलनी चाहिए? 50% को। तो अब एक बात ये आती है कि भाई इतना पैसा कहां से लाएगी सरकार, है? तो देखो अपन इसमें सोचेंगे उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उसमें कुछ स्किल सिखा दिया जाए, उससे नौकरी मिल जाए, तो ऐसा असंभव है। स्किल से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी देने का काम अलग तरीके से सेट करो, शिक्षा देने का काम अलग तरीके, दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसके थ्रू करोड़ों लोगों को जॉब दी जा सकती है बहुत आसानी से, है ना। तो ये एक प्रश्न है इसमें, कैसे सरकार 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है बिना खर्च बढ़ाए? तो कोई ऐसे कहेगा खर्च कैसे नहीं बढ़ेगा, खर्च तो बढ़ेगा, नौकरी देगी, पैसे कहां से आएंगे? तो एक बात मैं आपसे ये पूछता हूं सबसे पहले कि जो कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है वो कौन देता है? सरकार देती है, लेकिन सरकार हकीकत में नहीं देती, वो पैसा पब्लिक ही देती है ना। पब्लिक से पैसा लिया जाता है, सरकार केवल बांटने का काम करती है। तो जब पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की नौकरी देने वाली है, तो पब्लिक से पैसा खींचा भी जा सकता है ना। और इस तरीके से ये चीज हो सकती है। तो एक मैं ऐसा जुगाड़ इसके अंदर बता सकता हूं जिसमें मतलब करोड़ों लोगों को जॉब दी जा सकती है। कैसे? अभी अपन बात करते हैं। तो जब फॉर्म भरते हैं ना जो बच्चे, जैसे फॉर्म लगाते हैं, तो उस फॉर्म से जो पैसा आता है उससे ये वाली चीज करी जा सकती है, मतलब जॉब दी जा सकती है फॉर्म के पैसों से। ब्लैक वाला करूं क्या? फॉर्म वाले पैसों से जॉब दी जा सकती है ना, फॉर्म वाले पैसों से जॉब दी जा सकती है। तो अब देखो आप, इसके अंदर एक चीज ये है कि ये जो जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूं ना, वो वाली जॉब ये नहीं है जो आप तैयारी कर रहे हो, ये तो अलग होनी चाहिए। ये जो सरकारी वैकेंसी है ना, एग्जाम लग के तैयारी करके जो लेते हैं, वो तो अलग होनी चाहिए। इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी, भाई 50,000, 55,000, 60,000 सैलरी जो इसकी होती है उतनी होनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो जॉब है ना मैं बता रहा हूँ, ये वॉलंटियर्स की भर्ती होनी चाहिए, और उसके अंदर 20,000 सैलरी होनी चाहिए। एक जीवन यापन के लिए 20,000 रुपए भी कोई कम नहीं है। 20,000 रुपए इसके अंदर नौकरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सैलरी, और उसमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे नरेगा के अंदर कोई काम करता तो उसमें कौन सी योग्यता की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती ना। तो इस टाइप की वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन स्थायी होनी चाहिए ये। और एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए 20 साल के लिए कम से कम, ज्यादा दो तो अच्छी बात है। तो ये चीज कैसे हो सकती है इसकी बात करें तो अपन एक इसमें चर्चा कर लेते हैं कि जो एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी निकली थी ना, उसमें 1,26,00,000 फॉर्म भरे थे, है ना। तो इससे कोई पैसा आया होगा तो इससे भी नौकरी दी जा सकती थी। लेकिन अब बात यह आती है कि ये फॉर्म ज्यादा थे या कम थे? बहुत ज्यादा थे ना, लेकिन ये बहुत कम थे, क्योंकि भारत की जनसंख्या 145 करोड़। कितनी? 145 करोड़। और 1% भी नहीं थे, तो 1% से भी कम थे, तो हम बहुत कम थे फॉर्म। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए पहले तो। अब नौकरी देने में 2 चीजें आती हैं, काम क्या करवाएंगे, एक चीज पैसा कहां से देंगे। अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर दे तो गुड़ गोबर हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करते हैं अपन, भाई जॉब किसको मिलनी चाहिए, क्या काम करवाएंगे, वो अलग रख देते हैं। पहले अपन बात करते हैं किसकी? पैसे की। पैसा कहां से आए भाई? पहली प्रॉब्लम तो पैसे की है ना,
मेन प्रॉब्लम तो पैसे की, काम तो कुछ भी कराया जा सकता है, सड़क पे झाड़ू लगवा लो, या और भी कई सारे काम हो सकते हैं जिनकी चर्चा अपन अलग करके करेंगे, क्योंकि साथ करने से चीज मिक्स हो सकती है। तो अपन पहले पैसे की बात कर लेते हैं। पैसे की बात यही है कि भाई फॉर्मों की संख्या बढ़े कोई तरीके से तो पैसा ज्यादा आ सकता है। तो यदि फॉर्मों की संख्या बढ़ाना चाहते हो तो फिर अड़ंगे हटाओ, जो तुमने अड़ंगे लगा रखे हैं, है ना, बहुत सारे अड़ंगे लगा रखे हैं बीच बीच में, लोगों को फॉर्म नहीं भरने देते हो। जिनमें से पहला अड़ंगा क्या है, एज लिमिट। ऐसे कहते हैं 18 से कम का नहीं भर सकता, 34 से ज्यादा का नहीं भर सकता, 32 से ज्यादा का नहीं भरता, 28 से ज्यादा का नहीं भर सकता, 39 से ज्यादा का नहीं भर सकता, ऐसे नाटक करते हैं। अरे भाई अगला पैसा दे रहा तुमको, उसके टांग अड़ाना जरूरी है, वो उसकी मर्जी है ना, तुम पैसा तो लो उससे एक बार, फिर देखेंगे क्या करना है। तो उस फॉर्म के अंदर से एज का कॉलम ही हटा देना चाहिए, न तो कोई एज आउट हुआ, न कोई मतलब कम एज वाला रहा। तो ये वाली चीज जैसे ही कर दोगे ना, तो ये फॉर्मों की संख्या 1 करोड़ से बढ़ के कितनी हो सकती है, 2 करोड़ नहीं, ज्यादा बढ़ेगी। तो मैंने ऐसी संख्या लिखी हुई है, अपन बात करते हैं 3 करोड़ के आसपास ये संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई एज लिमिट जिसकी मतलब जो क्रॉस कर गया, जो बहुत सारे लोगों के ऐसे रहता मन में यार, क्योंकि समझ में तो तभी आता है उनको सरकारी नौकरी की अहमियत, पहले तो आती नहीं समझ में, जब 40 साल के आसपास पहुंचता तभी तो आदमी को पता चलता है कि भाई देखो मैं नौकरी कर लेता आज के टाइम पे तो कितना सुखी रहता। तो वो लोग फिर दुखी होते हैं, यार एज आउट हो गया है, क्या करें, फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे लोग भर भर के उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो कितनी संख्या हो सकती है, 3 करोड़। अब एक्चुअल में कितनी होगी वो तो जब करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। भाई क्रिकेट का जो एक साधारण सा मैच होता है ना, उसके स्कोर का ही पता नहीं चलता, लास्ट ओवर तक पता नहीं चलता। तो कोई कैसे प्रेडिक्शन कर सकता है, प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि दुगुना के आसपास तो बढ़ना ही चाहिए, कम से कम, ज्यादा बढ़े कम भी बढ़े। फिर अगली पॉइंट है इसके अंदर क्या, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी ये डंगा सबसे बड़ा, 12वीं पास होना चाहिए, 9वीं पास होना चाहिए, 8वीं फेल होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो ये जो वैकेंसी जिसकी बात कर रहा हूं ना मैं, वो सामान्य वैकेंसी की बात ही नहीं कर रहा मैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब है ना उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो तो अलग ऐसे की ऐसे होनी चाहिए, ऐसे कैसे तैयारी होनी चाहिए, इसी पैटर्न पे अलग होनी चाहिए, वो तो उसको छेड़छाड़ ही नहीं कर रहे। ये तो केवल वॉलंटियर्स की भर्ती होनी चाहिए। वॉलंटियर्स का मतलब काम करने वाले लोग, चतुर्थ श्रेणी, समझ रहे हो। अब उनको कौन सी योग्यता की जरूरत, वकील बनना वहां पे है, काम कराओ, कोई वृक्षारोपण कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो उसको कहां पे जरूरत है ज्यादा पढ़े लिखे होने की। तो क्वालिफिकेशन का उसके अंदर कोई कॉलम होना ही नहीं चाहिए, कौन सी फेल है, 5वीं फेल है, 3री पास है, 2री फेल है, स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं देखी, क्या था क्या नहीं था। तो यदि ये वाली चीज हटा देंगे ना तो ये संख्या बेतहाशा बढ़ेगी। क्योंकि लोग फॉर्म क्यों नहीं भरते, आपके भी जानकार दोस्त होंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों ने एनटीपीसी का 2019 का फॉर्म नहीं लगाया होगा। आप में से कई लोगों ने, कितने लोगों ने नहीं लगाया था, 1 2 3 4 5 जनों ने नहीं लगवाया। क्यों, क्योंकि आप भी इस चक्कर में थे कि यार पता नहीं, या तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी या तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। तो जब, है ना, तो आप लोगों को अयोग्य घोषित कर रखा था उन्होंने। तो जब ये चीज हटेगी तो उसके बाद में बाढ़ आ सकती है फॉर्मों की। कितनी का आ सकती है, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि भाई 10-12 करोड़ तो हो ही जाएंगे। कम पढ़े लिखे लोग है ना भाई, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए तो अलग वैकेंसी निकाल रही सरकार, जो निकालनी चाहिए उनको अलग से, जैसे चल रही है वैसे। लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए स्वर्णिम मौका हो सकता है, तो कोई चूकना नहीं चाहेगा, मैं तो ये मानता हूं। तो कितने लोग हो सकते हैं, 10-12 करोड़ लोग उसमें फॉर्म लगा सकते हैं। संभावना ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए संभावना, समझ रहे हो। तो चलो मान लो ये वाली चीज हो गई, 10-12 करोड़ फॉर्मों की संख्या पहुंच गई। उसके बाद में अपन बात करें कि वर्क फ्रॉम होम, पेमेंट विदाउट वर्क, ऐसा भी कोई ना कोई व्यवस्था देनी चाहिए। जैसे मान लो एक समाज के अंदर एक सोच क्या होती है, जैसे कोई लेडीज है ना, तो उसको नौकरी नहीं करने देते बहुत सारे लोग, जो उनके हस्बैंड होता है या कोई भी जो होता है वो उसको नौकरी नहीं करने देता, है ना। भाई बाहर जाए, जो कुछ भी ऐसे, मतलब बोलते नहीं लेकिन डर तो यही रहता है ना भाई। वो तो 2 चेहरे रखते हैं इसलिए, बाकी डर उसके अंदर यही रहता है। हकीकत यही है, कुछ भी रहता होगा, खैर वो बात नहीं। लेकिन उनको काम ऐसा मिलना चाहिए कि उनको घर से दूर नहीं जाना पड़े। कुछ ऐसा भी तो काम हो सकता है ना कि आदमी घर पे रह के ही कर सकता है, कम से कम महिलाओं की तो सुविधा मिलनी चाहिए। तो यदि ये वाली चीज लगेगी तो जो महिलाओं की जो 50-60%, जो 50% जो जनसंख्या है ना जिसमें से फॉर्म नहीं लगते, इसी डर के हमारे दूर नहीं भेजेंगे, ये नहीं भेजेंगे, रोटी कौन बेल के देगा, ये भी तो है।
रोटी कौन बनाएगा घर पे? तो उस चक्कर में उनको जाने नहीं देते दूर, तो वो वाली प्रॉब्लम सोल्व होकर के हो सकता है कि फॉर्मों की संख्या ज्यादा हो जाए, निश्चित रूप से होगी। तो कितनी जा सकती है संख्या? 145 करोड़ है, तो मुझे लगता है कि ये 20 करोड़ से भी पार हो सकती है संख्या। 20 करोड़ से पार होने की संभावना है पूरी पूरी, ये काम करते। उसके बाद में एक ऑप्शन और आना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या आना चाहिए? ये यहां पे मान लो 20 करोड़ हो गई, यहां पे 20 करोड़ की संख्या आ गई है ना। जो आदमी काम नहीं करना चाहिए, जैसे मान लो किसी के पास पैसा है पहले से ही, तो उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। भाई मैं कोई मान लो दुकान पे बैठता अपने पे, शाम का 2000 रुपये कमाता, तो कहेगा यार मैं 600 रुपये कोडिंग लिए इतना जाऊंगा कि इतनी दूर, मेरी दुकान चली घर में। तो ऐसे आदमी को एक सुविधा मिलनी चाहिए कि उसका नंबर आता ना कहीं, वो काम नहीं करना चाहता, तो टोटल एक साथ 30 लाख रुपए ले, सीट खाली करो, है ना। मतलब ऑफर दे रहे हैं उसको कि काम नहीं करना तो मत करना। कौन बोल रहा है तेरे को काम? कहीं अटका हुआ है क्या काम चला? रोजगार की जरूरत है, काम कौन सा अटक रहा है? कोई नहीं अटका है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए। तो ऐसा करते ही संख्या कहां पहुंचनी चाहिए मेरे हिसाब से? जिन लोगों के पास पैसा है ना, तो ये संख्या पहुंच जाएगी कहां पे? 50 करोड़ भी पहुंच सकती है। देखो एक्चुअल में कितनी पहुंचेगी वो तो कोई भी नहीं कह सकता। कोई क्रिकेट के मैच क्या नहीं बता सकता कि भाई बांग्लादेश के साथ भारत का मैच है, कितने रन बनाएगी, तो हो सकता है 100 ही नहीं बनाए, तो वो तो अलग बात है, वो तो कोई नहीं कह सकता इसके बारे में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 50 करोड़ के आसपास ये संख्या हिट कर जाएगी। उसके बाद में आती है साहब मेन समस्या, भाई फॉर्म तो भर दें, लेकिन सड़क तैयारी कौन करे? पढ़े लिखों को ही नहीं आ रहा कुछ है। लोग पढ़ पढ़ करके आंखें फोड़ ली लोगों ने, फिर भी कुछ आ नहीं रहा, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो अड़ंगा है ना, वो हटाना चाहिए एग्जाम। इसमें एग्जाम हटा दो, एग्जाम की तैयारी नहीं हो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एक अलग वैकेंसी की बात कर रहा हूं, है ना, वॉलंटियर्स की भर्ती की बात कर रहा हूं, नहीं कि मैं अफसरों की भर्ती की बात कर रहा हूं। अफसरों की भर्ती तो ऐसे होनी चाहिए। तो वॉलंटियर्स की भर्ती की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए, कोई एग्जाम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम होने का ज्यादा खतरा है कि साला जो फॉर्मों का पैसा आएगा वो तो एग्जाम कराने में खर्च हो जाएगा, है कि नहीं। और लोग डर के मारे फॉर्म भरेंगे और नहीं, और जो पैसा आएगा वो एग्जाम सेंटर हायर करो, वहां के लिए बसें लगाओ, है ना, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया उसको घींच के ले जाओ हॉस्पिटल तक, है कि नहीं, पेपर छपवाओ, चोरी कराओ पेपर को, फिर चोरी करने वालों के पीछे भागो। पेपर चोरी कर लिया ना, उनके पीछे भागो, थानेदारों के पीछे सिपाही लगा दो, है ना, और फिर उनको पकड़ो। तो ऐसी समस्या क्यों करनी? इसमें लपड़ाई मत करो, न रहेगा पेपर न होगा चोरी। तो इस तरीके से न कोई इंग्लिश की जरूरत पड़े, न कोई मैथ की जरूरत पड़े, न कोई हिस्ट्री की, न कोई फिजिक्स की, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वॉलंटियर्स की भर्ती के अंदर। इसमें लॉटरी सिस्टम होना चाहिए कि जिसका आ गया उसका आ गया, सैलरी चालू, काम चालू। यदि ये वाला चीज कर दी तो फॉर्मों की जो संख्या है ना, उसमें बहुत ज्यादा उछाल आएगा, बहुत ज्यादा। कितना है ना? हाँ, वो जीता वही सिकंदर। क्या पूरा नहीं, पूरा आगे बात करेंगे विस्तार से, अभी तो विस्तार। काम को अपन ने अलग करके रखा, काम क्रोध दोनों को अपन ने अलग रखा है ना, क्योंकि मिक्स करते हैं तो चीजें मिक्स हो जाती है। अभी तो अपन पैसा, अभी तो क्या खींचने पे विश्वास है अपना, भाई पहले पैसा तो आए, है ना। अब बात आती है अगली। अब एक चीज इसमें आती है कि साहब फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन एक फॉर्म भरा, अब एक फॉर्म के अंदर पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं, है कि नहीं। भाई एक लॉटरी का एक टिकट है मेरे पास, तो मेरी किस्मत ही ऐसी खराब है कि भाई वो तो नहीं आएगा। तो फिर ऐसे लोगों को बांध के क्यों रखते हो? जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली थी, तो लोगों ने 7-7 जिलों से फॉर्म भर दिया था, है ना। 7-7 जिलों से फॉर्म का पैसा भी दिया उन्होंने, शुल्क जमा कराया, मतलब 7-7 जिलों में 4-4, 5-5 जगह उन्होंने जा जाके एग्जाम भी दी। सुबह इधर दे गए, फिर रात को भागे, जो भाग करके सुबह जल्दी उठ के 7 बजे भीलवाड़ा में दे दी, भीलवाड़ा जाकर के अजमेर में दे दी दोपहर के बाद में। तो एक एक जगह एक एक जिले में जाने का 1000-1000 रुपए खर्च हुआ लगभग उनके भागम भाग का। लोग तो गाड़ियां किराए कर करके ले गए, फॉर्म का भी पैसा लगा। तो जब उसमें अनलिमिटेड फॉर्म का मामला है,
तो इसमें किसी के हाथ क्यों बांधते हुए, पैसा दे रहा, पहले पैसा खींच रहे हैं उनसे, पैसा आना चाहिए, मेन प्रॉब्लम पैसा है ना। तो अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन मल्टीपल फॉर्म, एक आदमी मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म का मतलब कोई चाहता मैं 5 लगा दूं, तू लगा भाई 10 लगा ना, तो कहता नहीं साहब 10 से तो देखो मेरा काम चले नहीं, मेरे तो शादी का मामला अटका हुआ है, चाय पी के चले जाते रिश्तेदार फिर वापस फोन उठाते नहीं है, तो मैं ज्यादा लगाना चाहता हूँ, 20 फॉर्म लगाना, लगा भाई लगा, है ना। तो यदि ऐसी चीज हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि मल्टीपल फॉर्म वाला सिस्टम हो जाएगा ना एक आदमी का, तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अपन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, वो तो पैसे का हिसाब करेंगे तो एवरेज निकालेंगे। लेकिन ऐसा करते करते मुझे लगता है कि 120 करोड़ के आसपास संख्या कोई भी हालत में पहुंच जाएगी। मतलब 120 करोड़ टोटल फॉर्मों की संख्या नहीं बता रहा मैं ये बता रहा हूं कि जो 145 करोड़ जनसंख्या है ना भारत की, उसमें से कम 120 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे जो इस सिस्टम को टच कर जाएंगे, चाहे एक फॉर्म से ही किया है ना। 30-40 करोड़ फिर भी नहीं होंगे, तो अलग रख रहे हैं उनको, लेकिन इतने बचेंगे नहीं मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता इतने लोग बचेंगे, क्योंकि 30-40 करोड़ में से कुछ लोग तो अंबानी होंगे, 1-2 लाख तो अंबानी टाइप के, जिनको जरूरत नहीं है ना। कौन बचेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई बचना चाहता होगा, लेकिन हो सकता है भाई, पता नहीं, दुनिया है। हाँ, तो लेकिन मैं बात कर रहा हूं 120 करोड़ की बात करता हूँ कि 120 करोड़ लोग सिस्टम को टच कर सकते हैं इस चीज से। अब यदि टच कर जाए 120 करोड़ लोग, तो पहली बात तो ये आती है कि 120 करोड़ होते कितने हैं। तो देखो ऐसे होते हैं, कोई भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या के आगे 7 जीरो लगा देते हैं ना, ये 120 हो गया, इसके अगर 7 जीरो लगा देना, ये 20 करोड़ हो गई, मतलब 120 करोड़ हो गई। 7 जीरो लगाते ही करोड़ में बदल जाती है संख्या, और 5 जीरो लगाते ही लाख में बदल जाती। तो इतने फॉर्म हो गए। एक फॉर्म का शुल्क कम नहीं रखना चाहिए, 1000 रुपए तो होना चाहिए उसका शुल्क। कितना होना चाहिए? 1000 रुपए होना चाहिए। 1000 रुपए एक फॉर्म का शुल्क होना चाहिए। तो इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 1000 तो देंगे ही, बाकी ज्यादा भरेंगे मल्टीपल। तो कोई 10 भरेगा, कोई 5 भरेगा, कोई 20 भरेगा, कोई 100 भी भर सकता है। तो पैसे की कमी नहीं लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे के पास है भी, किसी के पास में है, किसी के पास में नहीं है। जिसके पास नहीं है ना, वो भी कहीं से कमा के ला करके कोशिश कर सकता है। भाई 3 महीने का टाइम दो ना उसको, है कि नहीं भाई। कहीं मेहनत मजदूरी के लिए जाओ, नरेगा में खोदो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन पैसा तो होगा तभी वो काम होगा ना। तो एवरेजन कोई आदमी 20 फॉर्म लगाएगा, कोई 10 फॉर्म लगाएगा, कोई 1 भी लगाएगा, कोई 5 भी लगाएगा, कोई 40 भी लगा सकता है। जिसकी शादी अटकी हुई हो तो लगाएगा ही, कहां जाएगा, है कि नहीं। तो एक एवरेज मान के चलें कि इसका एवरेज कम से कम क्या मान सकते हैं, 5 फॉर्मों का एवरेज तो मान सकते हैं ना, यानी 5000 रुपए तो खर्च कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों का बताऊं, आप जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करके आए हो, तो आप 5000 रुपए तो 7000 रुपए 8000 रुपए तो मैंने खर्च कर रहे हो। मकान मालिक को देते हो नहीं देते, 1 तारीख नहीं देते तो फिर वो उठा करके बाहर फेंक देता आपको उठा। तो उस तरीके से तो अपन एक 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मान ले प्रत्येक व्यक्ति का, तो कितने पैसे हो गए, 12 पंजे 60, 60 के आगे जीरो गिनो आप, 60 तो ये 12 और 5 से गुणा कितने हो गए 8, तो ये 8 और 3 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने हो गए। जीरो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा मामला, सही है ना। 12 जीरो हो गए, तो 6 के आगे क्या हो गया 12 जीरो। तो किसी भी संख्या के पीछे 12 जीरो लग जाते हैं ना, 12 जीरो, तो ये संख्या इसको बोलते हैं 1 लाख करोड़। क्या बोलते हैं? लाख करोड़। तो ये 6 लाख करोड़ रुपया हो गया, मैं ऐसा मानता हूं। कितना हो गया? 6 लाख करोड़ रुपया हो गया। इतना बजट आ सकता है। अब हकीकत में कितना आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, वो तो कोई करेगा तो जानेगा। तो 1 लाख करोड़ से नीचे नहीं आएगा, और हो सकता है कि ज्यादा भी चला जाए, क्योंकि मामला अलग है। सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहता। तो अपन एक एवरेज मान के चलेंगे, मान लो इतना आ जाए, तो कितने लोगों को इससे नौकरी दी जा सकती है। अब आते हैं अपने एक आदमी पे, तो मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना योग्यता की वैकेंसी है ना। तो 20,000 देना चाहिए। अब लेकिन 20,000 तो उस आदमी को देना चाहिए, और 5,000 अलग से देना चाहिए उसको।
उसको नहीं देना चाहिए, वो उसकी जेब में नहीं देना चाहिए, उसको कोई काम के लिए देना चाहिए। ये वाला काम, ये जो पैसा है ना, किसी सामान का पैसा है, ये कोई सामान खरीदने का पैसा है। तो मैं अपन उसकी यहाँ चर्चा नहीं करूंगी, ये तो लंबा हो जाएगा मैटर, तो मैं अभी नहीं कर रहा। लेकिन कुल मिला के कितने खर्च होने चाहिए एक आदमी पे? 25,000। भाई उस पर क्या काम देंगे उसकी जब चर्चा करेंगे तब चर्चा करेंगे। इस 5,000 की किस बात का देना चाहिए उसको, तो ये अलग है। तो एक आदमी के पीछे कितना खर्च हुआ? 25,000, जिसमें से 20,000 तो उसके घर गए और 5,000 कोई ना कोई सामान का पैसा दिया गया उसको, जिसपे वो वर्क करेगा, है ना। क्योंकि वापस भी तो निकालने, देश का भला कैसे होगा, देश विकसित कैसे होगा। तो 25,000 रुपए एक आदमी को एक महीने का खर्चा हो गया, जिसमें से 20 उसके घर पे चले गए, 5,000 रुपए उसको सामान के मिल गए। तो 12 महीने का कितना हो गया? तो ये हो गया 3 लाख रुपए। एक आदमी पे कितने खर्च हो गए? 3 लाख। तो यदि 20 साल की जॉब देते हो आप उसको, तो कितना हो गया? 60 लाख रुपए ना, 60 लाख रुपए हो गया। अब यदि एक आदमी पे आपको जिंदगी भर में जॉब देने के लिए, जब तक उसको जॉब देनी है, जब तक आपको 60 लाख चाहिए, तो एक आदमी को अलग कर सकते हो आप। एक आदमी की सेवाएं ले सकते हो देश के हित में। उस आदमी की सेवाएं देश के हित में ले सकते हो आप। उसको सेटल कर दिया, उसके जीवन यापन का आपने जुगाड़ कर दिया। अब वो जो कमाएगा ना, उससे देश का फायदा होगा। तो वो तो क्या काम करेगा वो तो अपन बाद में सोचेंगे। लेकिन इसमें कितने लोगों को मिल सकता है ये बात कर लेते हैं अपन। तो अपन इसमें भाग देते हैं भैया ना, इसमें अपन देते हैं भाग 60 लाख का। तो 60 के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, इतने लोगों को जॉब दी जा सकती है। 60 के आगे लाख हो गया ना, ये 5 जीरो लगाते लाख होता, 60 लाख हो गया। तो कितने 6 जीरो हो गए ना, टोटल 6 जीरो हो गए। 3 और 3 6 जीरो से, 3 और 3 6, ये कट गई और 6 से 6 उड़ गया। कितने हो गए? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को एक बार में नौकरी दी जा सकती है। अब कोई कहेगा ना नहीं साहब इतना पैसा देगा नहीं कोई उन्हें, अरे तो कम दे देगा भाई, कम लग जाएंगे और लग जाएंगे, दोबारा लग जाएंगे। तो ऐसे करके सरकार को ऐसी वैकेंसी हर 3 महीने के अंदर निकालनी चाहिए। कितने महीने में? 3 महीने में फिर निकाल देनी चाहिए। लो भाई फॉर्म चालू, आ जाओ भाई, है ना। अब इसके अंदर देखो 2-3 चीजें और जोड़नी चाहिए। एक घर लेते हैं 2 लोग करेंगे तो 50,000, इसमें 2-3 चीजें और जोड़नी चाहिए इसमें। अब इसमें देखो 2-3 लोग 8-8 हजार में घर चला रहे हैं, 6-6 हजार में चला रहे हैं गाँव के अंदर, इस तरीके से। तो 10 लाख लोगों को एक बार में जॉब, है ना। 10 लाख लोगों को एक बार फॉर्म। अब लेकिन इसमें तो एक हिंट और रह गई कि आपने एक आदमी को तो 60 लाख दे दिए, लेकिन अब इसमें प्रश्न ये आता है कि 60 लाख तो दे दिए तुमने, लेकिन कब दिए? कब दिए? हाथों हाथ ही दे दिए क्या? हाथों हाथ तो केवल उसको दिया जो 30 लाख लेके भागा, उसमें से आधा लेके भागा, उसको दिया 30 लाख। और उसको देंगे 20 साल के अंदर। भाई पैसा आ तो गया एक साथ, पैसा आ तो गया एक साथ और जा रहा है टुकड़ों के अंदर। तो उसका ब्याज का जब हिसाब लगाओगे ना आप, 60 लाख का इतना रुपए हो गया है ना। अब इसका जो ब्याज है, वो जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, जो भी होती है ना, उसके भाव से भी लगाए 6-7 होती है, लेकिन हम 5% मान ले, 5% मान ले। जो आरबीआई जो बैंकों से जो पैसा जो कर दे रही है ना, उस पर कितनी चल रही है? 6-7 के आसपास चल रही है, 6 के आसपास चल रही है ना। लेकिन अपन 5 मान ले, इसका 5 मान ले, तो इस पे 5% की दर से वार्षिक से ब्याज माने तो 5/100 से गुणा कर दें, 5/100 से गुणा करें तो कितना पैसा आएगा साल में? कितना? 6 पंजे 30, 30 के आगे 1 2 3 4 है, 3 लाख हो गए ना। 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए हो गए। अब मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो, अब मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो कि तुम उस वॉलंटियर्स को कितना दे रहे थे? मैंने कहा 25,000, 20 उसको और 5 सामान का, है ना। तो 25,000 दिया उसको। अब वो 25,000 के हिसाब से साल का कितना दे रहे हो? 3 लाख। सैलरी कितनी जा रही है उसकी? सैलरी 3 लाख।
3 लाख है, ये पैसा तो सेफ रह गया। तो भाई जब सेफ रह गया तो उस बेचारे को 20 साल की नौकरी क्यों, वो तो मरेगा जब तक कराओ ना उससे। भाई काम कम कर दो यार, थोड़ा बूढ़ा हो गया ना, उसे काम करो लो, काम कम करो लो। भाई एज ज्यादा हो गई तो भाई प्याऊ पे बैठ जा, सेवा करे, एक सिस्टम बन जाएगा इससे ना। तो अर्थव्यवस्था में कितना उछाल आ जाएगा इस चीज से, ये वाली चीज है। अब इसके अंदर देखो और क्या क्या जोड़ना चाहिए, और ऐसे जोड़ना चाहिए कि एक महाशक्ति का रूप ले सकता भारत। लेकिन अब एक चीज और है कि जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी जिसके पास पहले से नौकरी है, पैसा तो उसके पास है फॉर्म भरने का, लेकिन वो लगाएगा नहीं, वो सोचेगा यार मैं क्या करूं, तो उसको भी मौका दो। उसको कहो कि भाई तेरे को पेमेंट विदाउट वर्क मिलेगा, तेरी सैलरी ऐड हो जाएगी, तू काम कर रहा सही ढंग से, तेरे को रिश्वत नहीं लेनी पड़ेगी यार। है मान लो कोई पुलिस वाला है बेचारा धूप के अंदर 100 रुपए 100 रुपए 50 तो उससे कहते हैं भाई तेरे को नहीं लेना पड़ेगा, भाई नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन चालान काट वो तो सही मानता हूँ, चालान वाला नहीं, चालान वाला नहीं, वो तो जो 100-150 रुपए ले लेते हैं ना, वो तो मैं सही है वो, है ना। हम भी कहीं जाते हैं तो पकड़े जाते हैं तो भाई ऐसे निकाल के चुपचाप ही 100 का नोट देते, तो सही है वो सिस्टम में, उसमें कोई गलती नहीं है। पर्सनली गलती नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता होगा। आप भी जब फंसेंगे ना, आप भी 100 रुपए दे करके इतना तो होना भी चाहिए, तो बनता उसका। तो लेकिन जैसे मान लो किसी की सैलरी है, सरकारी कर्मचारी की 40,000 सैलरी है और उसकी लॉटरी निकल गई, तो उससे ऐसे कहो कि भाई देख तेरे को काम कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, जो तेरा काम है ना उसको ढंग से कर ले यार, उसको किसी को ढंग से कर दे, ईमानदारी से कर ले, ईमानदारी से, चोरी से कैसे ही कर, तो जैसे चल रहा है तो उसको ऐसे कर दो भाई तेरा जो 20,000 रुपए है ना वो जुड़ जाएगा इसके अंदर, तेरा जुड़ के आ जाएगा, तेरे को और एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से मान लो कि पहली बार में जो 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए, पहली बार में 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए, अब दोबारा वो फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उनसे भी कह दो यार भर ले, देख ले भाई काम तो एक बार ही करना पड़ेगा, तेरे यदि आ गया तो तेरे को सैलरी डबल कर देंगे, तो तू भरना चाहे तो भर ले, 3 बार आ गया तो 3 बार, इस तरीके से। और काम कितना कराना चाहिए उन लोगों से, काम कराना चाहिए यार। किसी को इंसान को गधा बनाने से क्या फायदा है, कोई फायदा थोड़ी है। किसी को गधे की तरफ रगड़ रोड पे पटक पटक के, कोई तरीका थोड़ी है। उसको केवल 5 घंटे का काम दो, 5 घंटे का काम दो और काम क्या कराओ। कोई तो ऐसे कहते हैं नरेगा की तरह से गड्ढा खुदवा लो, तो साले मूर्ख हो हैं। ये साले राजनेता जो इतने इतने बड़े बड़े हैं ना, इनके जापट लगनी चाहिए। कोई गड्ढा खुदवाना कोई काम हो गया? तुम काम में कोई सुधार नहीं करते, ये कोई काम हो गया? देश का जब पैसा जा रहा है, देश का जब पैसा जा रहा है तो थोड़ा काम में तो सुधार करो ना, कोई ढंग का काम नहीं हो सकता। तो क्या काम हो सकता है उसके बारे में अपन कभी ना कभी और चर्चा करें। काम होना चाहिए, उपयोगी काम होना चाहिए, उपयोगी काम होना चाहिए। उपयोगी काम में 4-5 ऐसे काम हो सकते हैं जिससे देश 10 से 15 साल के अंदर पूरी तरह से कायाकल्प हो सकता है। ऐसा देश बन सकता है जैसा सुभाष चंद्र बोस चाहता था ना, गांधी जी जैसा चाहता था ना, वैसा तो बन गया। गांधी जी के सपनों का भारत तो बन चुका, लेकिन कैसा बन सकता है वो? सुभाष चंद्र बोस के सपनों। तो ये वाली चीज, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम का मैंने हिस्सा बताया है कि जब आप एजुकेशन सिस्टम में यदि लोड कम कर दोगे, लोगों को रोजगार इस तरीके दे दोगे, तो बच्चों के ऊपर फिर टेंशन नहीं रहेगी, आपके पास में जो रोजगार की चिंता नहीं रहेगी। देखो क्या होता है, कोरोना के अंदर कई लोगों की दुकानें चल रही थी, कई लोग मक्खियां मार रहे थे, जिनके आसपास सरकारी कर्मचारी रह रहे थे ना, उनकी दुकानें तो चल रही थी, है ना, क्योंकि केस का फ्लो चल रहा था। भाई कोई आदमी लाएगा तो भी पैसे को थोड़ी जम कर जाएगा, कहीं तो खर्च करेगा वो, तो वो वाली चीज। तो इस तरीके से ये वाला चीज यदि लागू होती है ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अब एक बात ये आती है कि भाई किसके जाके हाथ जोड़े जी, लगा दें इस सिस्टम को। आप लोगों ने ये बात सुनी, कितने लोगों को ऐसे लगा कि भाई इसमें थोड़ा 2-5% कोई सुधार भी हो जाए, कोई ऐसे कोई पक्की कोई लॉ की लकीर नहीं होगी, उसको फिर लागू करें तो देश का भला हो सकता है ना। सुधार होकर के, सुधार होते ही भाई, सुधार तो वो तो हर चीज में होता है। कोई आदमी गाड़ी भी लॉन्च करता है ना, पहली बार मोबाइल भी आया तो साला नोकिया का आया था, उसमें चेंजिंग होते होते इतना बढ़िया हो गया, तो वो देश का इसमें फायदा हो सकता है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये वाला जो सिस्टम है, एक मैंने एक पैटर्न बताया,
लेकिन देश में कई सारी चीजों की जरूरत है जिनमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे एक नंबर एक, पूरा का पूरा जो देश है वो नशे की तरफ जा रहा है, सरकारें कुछ कर नहीं पा रही। 80% के आसपास लोग नशे के आसपास पहुंच गए। मैं तो मेरी नजर में जो नशे की लत में जो लोग पहुंच गए ना, मेरी नजर में, कोई तो कहेगा 60% पहुंच गई, कोई कह रहे हैं कि भाई 80% पहुंच गए। मेरे हिसाब से जो ना 99% लोग नशे की चपेट में है, 99% नशे की चपेट में। लेकिन जो दारू पीता ना, तो दारू को नशा नहीं मानता। बोले यार ये का नशा है यार, ये तो इसमें तो दवाई है, तो आंख खुलती है इससे। इससे क्या होती है ना, दारू पीने वाले को क्या लगता है यार तो ये का नशा है यार, आंख खोलने की दवा है तो ऐसे खुल जाती तुरंत, है ना। गुटखा खाता, जर्दा खाता कोई, है ना, उसको अरे यार ये कोई नशा है क्या, ये तो ये तो क्या है, ये तो कब्ज खोलने की दवा है, क्योंकि इसी से आता है, इसी से होता है सुबह सुबह पेट से। और ये नहीं लेते तो पेट साफ नहीं होता। तो इस तरीके से उसको नशा, जर्दा खाने वाले को जर्दा नशा नहीं लगता, वो कहता है यार नशा तो दारू पीना होता है। और दारू पीने वाले को नशा क्या होता है, अरे जो भांग खाता है ना वो होता है नशा। तो लेकिन कैटेगरी है, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है कोई ऊपर से ऊपर। लेकिन यदि चाय को शामिल किया जाए ना, चाय को, क्योंकि लक्षण सारे के सारे नशे वाले इसके, है ना, तो 99% 99। और ये सिस्टम को भंग करती है, नेचुरलिटी को भंग करती है आदमी की, और पता नहीं चलता। चाय के बिना आदमी कैसा महसूस कर सकता है, इस चीज का पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो बचपन के अंदर ही पिलाना शुरू कर देते हैं उसको, है ना, बचपन के अंदर ही पिलाना शुरू कर देते। तो नेचुरल तो रहा ही नहीं हो, तो डोपामिन को तो वही कवर कर लेती। 4 बजे और दिमाग में टन टन बजने लग गए, हाँ भाई टाइम हो गया। हालांकि डोपामिन को ज्यादा नहीं घसीटती है चीज, 150 से जो ना ये करीब करीब 142 143 इतना ही ला पाती, लेकिन है नशा। तो इस चीज को कैसे रोका जाए, ये भी एक मुद्दे की चीज है। लेकिन सारी जनता को एक साथ नशे से मुक्त नहीं करता। जिसके लग गया ना उसको तो कोई कुछ नहीं बदल सकता। जो दारू पीना शुरू हो गया उसको ब्रह्मा जी भी नहीं छुड़वा सकते। वो जब शरीर छोड़ेगा ना, वो है ना, उसी दिन दारू नहीं छोड़ेगा, फिर नहीं खरीदेगा एक पौवा भी। जिस दिन मर गया ना उसके बाद में वो एक पौवा भी नहीं खरीदेगा। तो मरने के बाद छूटता है वो, तो कोई सा भी नशा हो चाहे, छोटा मोटा फिर भी छोड़ सकते हैं कोई लोग। तो इसके बारे में एक मिशन उठाया जा सकता है जिसमें परसेंटेज गिराने पर वो हो कि जैसे मान लो जो लोग अपने पास पढ़ने के लिए आ गए बच्चे लोग, उनको इसका सिस्टम समझा करके उनको अलग किया जाए, और धीरे धीरे चेंजिंग में फिर आगे जाकर ये चीज बड़ा रूप ले सकती है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत की जो करेंसी है ना, उसके ऊपर गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है ना। गांधी जी आज के टाइम पे होता ना जिंदा, तो जो राम रहीम और आसाराम बापू के बगल वाली कोठरी है ना, उसके अंदर रहता हूं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में महिमा मंडन और का काम तो वही करे। उन्होंने एक ब्रह्मचर्य का प्रयोग करके उन्होंने एक काम किया, तो लोगों की नजरों से पाया गया उस चीज को। और हर साल 2-2 बार डोल बजा बजा के, 3-3 बार डोल बजा बजा के लोगों का माइंड वॉश किया गया सरकारी सिस्टम के द्वारा, यानी उसकी सच्चाई को छिपा दिया। वो चीजें पता ही नहीं है। मतलब आप मेरे को जो देख रहे हो ना, ऐसे जिस तरीके की नजरों से देख रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना, तो वो चीजें छिपा ली गई उसके बारे में। और गांधी जी महान इतनी डफली पीटी गई इनके द्वारा, पैसा, सरकारी पैसा खर्च कर करके। तो इस आदमी की फोटो वट करके, इस आदमी की पूरी तरह से फोटो वट करके, इसकी जगह 2 आदमियों की फोटो आनी चाहिए। 2 की या ज्यादा की, 2 की है ना, तो इन दोनों की आ सकती है। एक तो सुभाष चंद्र बोस की और एक भीमराव अंबेडकर की, है ना। 2 आदमियों की लगाओ तो इनकी लगा दो, और लोगों को जगह देते हो तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे। फिर उनमें से किसी नोट के अंदर भगत सिंह को दे दो, किसी को सुखदेव को दे दो, तो मतलब जिन लोगों ने काम किया देश के लिए, जिन लोगों ने जान दी, उन लोगों की फोटो दी जा सकती। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन अब बात ये आती है, ये तो चीजें तो होनी चाहिए, 5, 7, 10 चीजें और भी हैं इसमें। एजुकेशन में सुधार की बात हो गई, ये हो गई, नशे वाली हो गई सब, लेकिन हो कैसे? तो ये ऐसे नहीं होती, बिना पावर की नहीं हो सकती। पावर कैसे हासिल किया जाए? पावर हासिल करने का तरीका कि पावर है कहां पे। एक तो है राजनीतिक सिस्टम में, मतलब कुर्सियों में पावर है। किसमें है?
कुर्सी में पावर है ना। आदमी में कोई पावर नहीं है, कुर्सी में बैंकर वाला पावर। कुर्सी जो है ना, कुर्सी नहीं है, ये नीचे रखी होती, बाकी ये मुकुट है। जो कुर्सी है वो कुर्सी नहीं है, क्या है? मुकुट है, राज मुकुट है। और कुर्सी दो प्रकार की है देश में। कौन सी? एक तो राजनीतिक और एक सरकारी नौकरी वाली। और राजनीतिक जो चुनाव वाली कुर्सी है ना, वो तो यदि इन पे कब्जा कर लिया जाए ना, इनको जकड़ लिया जाए इस तरीके से बुरी तरह से, तो पहले इनको जकड़ा जा सके सरकारी नौकरी वालों। इसलिए मैटर ऐसा बना दो कि अपन चाहे उसको नौकरी दे, बाकी के देखते रहे, हमारे को उस मैटर को देना नहीं हो ना, किसी को तो नहीं दे। भाई कोई कहेगा भाई पैसे की तोड़े तो तुम बिकी जाओगे, लोग ऐसे भी तो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे को ऐसे नोट काफी सारे ला करके ऐसे करके झूला करेगा और कोई तुम बिक जाओगे। नहीं बिकेंगे भाई, अपने अपने लोगों को नौकरी दो, है कि नहीं? तो इस तरीके से देते हैं, तो इन कुर्सियों पे कब्जा होगा तो इन पे भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ऐसे है कि कोई काम स्टार्ट करे, धीमी गति से करे, तेज गति से नहीं। तेज गति से तो उसकी एनर्जी वेस्ट होकर के सीधा जलम जाता है। फिर वो धीमी गति से काम स्टार्ट करे। कहां से शुरुआत करे? एजुकेशन सिस्टम से, ये जो ट्यूशन पढ़ाने वाले सिस्टम से शुरू करे। और उसमें जो शिखर पे बैठा हो ना जो आदमी, वो ऐसे सोचे कि चलो मैं लड़ रहा हूं तुमसे, तुम्हारे सरकारी एजुकेशन सिस्टम से भी लड़ूंगा, तुम्हारे राजनीतिक सिस्टम से भी लड़ूंगा, तुम्हारा एक गांधी सिस्टम है उससे भी लड़ूंगा, है ना, सब चीजों से लड़ूंगा। और जो चीज मेरे को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी ना, पहली बात तो चुकाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हो सकता मैं हाथ पैर बचा के चलूंगा, तो तुम जेल में डाल दो सीधा ले जाके, है ना। ये भी तो है ना कि भाई तुम ले जाके मेरे को जेल में फिट कर दो, तो पहली बात तो मैं मेरे हाथ पैर बचा के चलूंगा, क्योंकि मेरी तो लड़ाई किसी आदमी के खिलाफ थोड़ी है। भाई कोई राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई हो, कोई मोदी के खिलाफ हो, कोई बीजेपी के खिलाफ हो, कोई कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा तो है ही नहीं ना। मेरे को क्या प्रॉब्लम है उनसे? वो अपने अस्तित्व को जी रहे हैं। तो मेरी तो ये जो कमियां है ना देश में, उनसे लड़ाई है। तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि मैं तो लड़ाई को चालू कर रहा हूं। मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भविष्य बताएगा। ऐसी जो बड़ी बड़ी जंग होती है ना, वो ऐसे अचानक से नहीं जीती जाती। वो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में परिवर्तन आते हैं, कई कई में 100 साल लग जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ स्टार्ट हम कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ने का काम होगा ना, हो सकता है हम अंजाम तक पहुंचा दें इस चीज को, और यदि नहीं पहुंचा पाए, भाई जिंदगी तो सीमित है ना, पता नहीं तुम लोग हमारे ऊपर भारी पड़ जाओ, है कि नहीं। तो यदि हम नहीं कर पाए तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो लड़ेगी। अब पीढ़ी का मतलब क्या होता है? कोई 100 बच्चे थोड़ी पैदा करेंगे, तो कोई धृतराष्ट्र थोड़ी जो 100, 200, 500 पैदा करेंगे। जो स्टूडेंट है वही हमारी संतान है ना। जिनके पास सरकारी कुर्सी है, उनको ये शपथ दिलाई जाएगी कि भाई जो है ना, ये सिस्टम के थ्रू तुम्हारे को नौकरी मिल रही है, और ये बाकी के लोग तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकते। जो बड़ी पोस्ट पे है वो डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट सपोर्ट केवल पैसे का नहीं होता,